कक्षा 9वीं के हिंदी माध्यम वाले छात्र हो, गणित और विज्ञान को लेकर परेशान हो तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस MKR क्लास 9th चैनल पर आपका गणित और विज्ञान का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। जो भी नए छात्र आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज की वीडियो की बात करते हैं भैया। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 9 जिसका नाम है वृत्त। और इस वृत्त की हमने अभी तक परिचय वाली वीडियो कर ली है, प्रश्नावली 9.1 9.2 कर ली है। बचती है इस पाठ की भैया प्रश्नावली 9.3। जितने भी प्रश्न इसमें आएंगे सभी के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया जाएगा। इसके अलावा जो भी पाठ 9 वृत्त है इसकी अन्य वीडियोस, परिचय और अन्य प्रश्नावलियों वाली जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में दिया गया है। वहां से आप पाठ को पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो में शुरुआत कर लेते हैं प्रश्नावली 9.3 की अगले पेज से। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आकृति हमें यहां पर दी गई है, तो भैया आकृति से समझेंगे, लेकिन एक बार देख तो ले क्वेश्चन में लिखा क्या है। तो यहां पर दिया गया है आकृति 9.23 में केंद्र O वाले वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C हमें कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं कि कोण BOC 30 डिग्री का है, कोण AOB 60 डिग्री का है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC जो हमारा कोण बनेगा उसको हमें ज्ञात करना है। आसान सा सवाल है, एक विषय यहां पर हमें इस्तेमाल करना होगा और आसानी से यह हल हो जाएगा। तो कौन सा विषय है? परिचय वाली वीडियो में सारी चीजें मैंने आपको कराई थी, परिचय जरूर देखना है। उसके बाद कोई भी प्रश्नावली जो है उसको आप आसानी से हल कर सकते हो। सबसे पहले काम क्या किया जाए, आकृति से समझा जाए। भैया जो भी हमारा यहां पर BOC है ये वाला कोण है, ये 30 डिग्री का दिया गया है। AOB जो कोण है हमारा ये 60 डिग्री का दिया गया है। हमें क्या करना है, जो भी यहां पर कोण बनता है ADC यानी कि इधर वाला कोण, इसका मान ज्ञात करना है। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? आसान सा तरीका होगा हमारे पास। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी दो कोण हमें दिए गए हैं उन दोनों कोणों को जोड़ लेते हैं, यानी कि AOB और BOC इन दोनों कोणों को जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कोण मेरे पास आ जाएगा यहां पर भैया AOB, उसके बाद जमा में कोण मेरे पास आ जाएगा BOC। दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर का निशान लगा लो। बताओ भैया यहां पर कोण AOB का मान कितना है? 60 डिग्री आप कहोगे तो 60 डिग्री लिख देते हैं। कोण BOC का मान कितना है भैया? 30 डिग्री। तो यहां पर हमने 30 डिग्री लिख दिया। अब यहां पर ध्यान से देखना है, आकृति से हमें इस क्वेश्चन को अब समझना है। AOB और BOC, देखो यहां पर हमारे पास AOB है, यहां पर हमारे पास BOC है। अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ देता हूं तो मेरा पूरा का पूरा कोण क्या बन जाता है? AOC बन जाता है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दोनों को जोड़कर कोण बन जाता है मेरे पास कोण AOC। बराबर का निशान लगा लो, 60 जमा में 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो हमारे पास कोण AOC बन जाता है 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री का जो कोण बना है ये बना कहां पर है? अगर आप यहां पर देखोगे AOC जो हमारा कोण है ये केंद्र जो होता है वृत्त का उस पर ये बनाया गया है। वृत्त के केंद्र पर एक कोण बना हुआ है, उसका मान हमें पता है, और वृत्त पर बनने वाला जो कोण है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या संबंध होता है, क्या इनमें रिलेशन होता है, परिचय वाली वीडियो में आपको बताया गया था। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी मेरा यहां पर कोण होगा, कौन सा वाला भैया? AOC वाला कोण। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है कोण AOC वाला कोण। जो भी केंद्र पर बनने वाला कोण होता है वो केंद्र पर बने किसी भी कोण का दुगना होता है। तो यहां पर दुगना कोण होगा ये किसका? जो भी किसी भी बिंदु पर बना हुआ कोण है, यानी कि ADC जो D बिंदु पर बना हुआ कोण है उसका ये दुगना हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास दो कोण, यहां पर आ जाएगा ADC। और इसका कारण हमें लिखना पड़ेगा। कारण यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। कारण में हमें बड़ी सी लाइन यहां पर लिख दी है, और इस लाइन में लिखा क्या गया है भैया? केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। जो भी हमारा वृत्त पर बना हुआ कोण है यहां पर जो आपको पीले रंग का दिखाई दे रहा है उसका दुगना जो कोण है वो केंद्र पर बनता है। अब इन दोनों के मान रख देते हैं, जो जो भी हमें पता है ना उनके मान जस्ट रख दो। हमें क्या करना होगा, AOC का मान पता है कितना है भाई? 90 डिग्री है। तो AOC के स्थान पर यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री, बराबर में मेरे पास 2 आ जाएगा। कोण मेरे पास जो ADC है वो लिख देना है। अब मुझे कोण ADC ही तो ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा भैया, यहां पर 90 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। 2 यहां पर भैया गुना में है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा यहां पर भाग में, बराबर में मेरे पास कोण ADC यहां पर
आ जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया, 2 से 90 को काटना होगा हमें, तो 2 से 90 कितने पर कटेगा, 45 पर कटेगा। तो ADC जो है उसका मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, प्रश्न संख्या 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्रश्न संख्या 2 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो हमें दिया गया है भैया, इसमें क्या है, एक जीवा है और त्रिज्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जो भी हमारा यहाँ पर वृत्त है भैया, हमें एक वृत्त बनाना होगा, उस वृत्त के अंदर हमें एक जीवा का निर्माण करना होगा। ये हमने यहाँ पर जीवा बना ली है, तो इसका नामकरण कर देते हैं, ये हमारा A बिंदु, ये हमारा B बिंदु। इसके अलावा जो भी वृत्त हमारा होता है उसके अंदर क्या होता है भैया, केंद्र होता है, जिसको हम O से दर्शाते हैं। तो ये हमारा O बिंदु हो जाता है। O से हम A को जोड़ देते हैं, उसके बाद O से हम B को यहां पर जोड़ देते हैं। अब यहां पर हमें बोला क्या गया है, जो भी हमारे यहां पर जीवा है और त्रिज्या है ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो देखो भाई, OA OB ये दोनों त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या हमारी इस जीवा के ही बराबर होंगी। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों भुजाएं हमारी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। हमें ज्ञात क्या करना है उस चीज के बारे में देखते हैं। हमें ज्ञात करना है कि लघु चाप जो है उस पर अंतरित कोण हमें बताना है। जो भी लघु चाप हमारी होगी वहां पर कोण कौन सा बनेगा, इसके अलावा जो दीर्घ चाप होगी वहां पर भी कोण कितने डिग्री का बनेगा, वही कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो आसान तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहली बात क्या होगी हमारी, यहां पर जो भी हमारी यहां पर चाप है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लघु चाप। लघु चाप कौन सी है हमारी, ये हमारे पास मिल जाता है भैया, ए बी हमारी क्या है, एक जीवा है। तो इसकी छोटी वाली चाप कौन सी है, ये वाली इसकी छोटी वाली चाप हो जाती है। इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं चलो C। और यहां पर हम क्या करेंगे, A से C को जोड़ देंगे और B से यहां पर C को जोड़ देंगे। तो जो भी हमारा यहां पर कोण बनेगा, मान लेते हैं ये हमारा क्या है भैया, X कोण है। ठीक है, इस X कोण का हमें मान ज्ञात करना होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये क्या है भैया, जो भी X कोण है हमारा वो कहां पर बनता है, लघु चाप पर वो कोण बनता है। और जो हमारी यहां पर दीर्घ चाप है, ठीक है, दीर्घ चाप यानी कि बड़ी वाली चाप है, इस पर भी हम कोई बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु हमारा D हो जाएगा और इस D बिंदु को हम क्या करेंगे, A से जोड़ देंगे और उसके बाद B से भी इसको जोड़ देंगे। और यहां पर जो कोण बनता है इसको मान लेंगे ये वाला कोण हमारा Y हो जाएगा। यही X और Y कोण हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि दीर्घ चाप में और लघु चाप में जो भी कोण बनते हैं उनकी जानकारी हमें यहां पर देनी है। उत्तर हमें ज्ञात करना है इस वाली कंडीशन के लिए। अब इसको हल कैसे किया जाए, सबसे पहले तो हमें दिया क्या गया है उस चीज पर आते हैं। हमें यहां पर जो भी दिया गया है ना उस चीज को लिख लेते हैं। हमें यहां पर यह दिया गया है कि जो भी हमारे यहां पर वृत्त की त्रिज्याएं हैं और जो भी चाप है ये वाली, ये एक दूसरे के बराबर है, यानी कि OA बराबर हो जाएगा हमारा OB के और ये बराबर हो जाएगा हमारा यहां पर जो भी हमारी यहां पर जीवा है उसके बराबर। जीवा कौन सी है भैया, AB यहां पर हो जाती है। और ये तीनों रेखाएं मिलकर क्या बनाती हैं भैया, एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं। त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, तो हम यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, वो बन जाता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज जो हमारा यहां पर बनता है, इस समबाहु त्रिभुज में जो भी कोण हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण होते हैं भैया 60-60 डिग्री के। यानी कि यहां पर जो हमारा कोण बनेगा, ठीक है, ये वाला जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, अगर भैया यहां पर हमारा ये वाला कोण है AOB, ये कहां पर बनता है, केंद्र पर बनता है। और जीवा पर जो भी कोण है हमारा वो क्या बन रहा है, Y बन रहा है। तो केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है और जीवा पर बनने वाला जो कोण होता है, यानी कि केंद्र मतलब जो भी हमारी यहां पर चाप है इस पर बनने वाला जो कोण होता है उनमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये कराया था, वही संबंध हमें यहां पर लिखना है। तो भैया देखो, जो भी केंद्र पर बनने वाला कोण है उसको हम AOB कहेंगे। तो मैं इस तरह से लिख देता हूं भैया, जो भी मेरा कोण होगा AOB वो क्या हो जाएगा, दुगना होगा जो भी हमारा वृत्त है उस पर बनने वाले किसी भी कोण से, यानी कि Y बनता है तो ये Y का दुगना होगा, 2
y होगा ये, ठीक है। अब यहां पर जो भी मान है वो रख देते हैं। हमारे पास यहां पर इसका कारण भी तो लिखना पड़ेगा, अभी कारण लिख देते हैं पहले। कारण में यहां पर आ जाएगा केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। तो देखो केंद्र पर जो भी कोण बनेगा वो जो भी वृत्त पर कोण बना है उसका वो दुगना होता है। तो यहां पर हमारा y कोण बना है, यहां पर हमारा y जो भी हमारा y का दुगना यहां पर है केंद्र पर बनता है। तो हम यहां पर AOB का मान रख देते हैं। AOB का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बराबर में हमारे पास 2y हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करें भैया, 60 डिग्री तो हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, 2 यहां पर कैसे है भैया गुना में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये भाग में, 2 से 60 को काटेंगे, बराबर में हमारे पास y आ जाएगा। 60 को काटेंगे तो कितने पर कटेगा, 2 का हमें 2 से काटना है 60 को, तो 60 का सीधा सीधा हम आधा कर देंगे यानी कि 30 पर ये कट जाएगा। तो y का मान कितना आ जाता है भैया 30 डिग्री आ जाता है। जो भी हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें y वाले जो हमारा कोण है उसका मान तो हमने ज्ञात कर लिया। अभी जो हमारा यहां पर दीर्घ चाप में बनने वाला कोण है उसका मान तो आ गया, लघु चाप में जो हमारा कोण x बनता है उसको भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान आपने देना होगा कि जो भी हमारा ACBD है, ये ACBD क्या है भैया, एक चतुर्भुज है। और किस प्रकार का चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके सभी बिंदु कहां पर आते हैं भैया, वृत्त पर आ जाते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज जो भी होता है उसके सम्मुख कोण हमारा x और y है। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, भाग एक परीक्षा वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूं कि जो भी मेरा कोण x है जमा में कोण y है ये बराबर हो जाएगा इनका जोड़ 180 डिग्री के। इसका कारण हमें लिखना होगा। कारण में यहां पर आ जाएगा कि भैया जो भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कारण यहां पर हमने लिख दिया। सम्मुख कोण है ये चक्रीय चतुर्भुज के, देखो एक दूसरे के सामने ये y और x हैं, तो सम्मुख यानी कि आमने सामने वाले ये कोण हो जाते हैं। अब इसमें से जिसका मान हमें पता है वो रख देते हैं। तो भैया हमारे पास कोण x जो है वो तो ऐसा का ऐसा, जमा में y का मान कितना निकाला है हमने 30 डिग्री ज्ञात किया है, और बराबर में आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अगर हम x कोण की बात करें तो वो कितना हो जाएगा भैया 180 डिग्री, तो हमारे पास ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 30 डिग्री हमारे पास जमा का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा घटा का 30 डिग्री, यानी कि जो भी हमारा कोण x है उसका मान कितना आ जाएगा 180 में से 30 डिग्री को घटा लेना है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके दोनों कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। दीर्घ चाप में जो कोण बनता है और लघु चाप में जो कोण बनता है उन दोनों का मान हमने ज्ञात कर लिया है। एक हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री दीर्घ चाप में बनने वाला कोण, और लघु चाप में बनने वाला कोण हो जाएगा 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का यहां पर बढ़ा दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, ध्यान से इसको समझ लेना है। तो यहां पर है आकृति 9.24 यहां पर हमें दी गई है। इसमें कोण PQR 100 डिग्री का है। PQR जो हमारे हैं वो O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। एंगल यहां पर कोण यहां पर हमें ज्ञात करना है OPR। आसानी से ज्ञात कर लेंगे, बस स्टेप्स जो बताऊंगा ना उनको फॉलो करना आप। सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें दी गई हैं भैया, जो भी हमारे पास यहां पर बिंदु हैं PQR ये हमारे वृत्त पर दिए गए हैं, O यहां पर केंद्र है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि जो भी हमारा यहां पर 100 डिग्री का ये कोण दिया गया है इसी का इस्तेमाल करके हमें चीजों को ज्ञात करना होगा। कौन सा कोण ज्ञात करना है OPR। तो देखो OPR ये कोण हमें ज्ञात करना है, और इस कोण को ज्ञात करने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं भाई, एक बिंदु S ले लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने एक S बिंदु ले लिया है, और इस S बिंदु से PS और RS जो है ना इनको जोड़ देना है। ठीक है, P और R से S बिंदु को जोड़ देना है, सीधी लाइन में कनेक्ट कर देना है। तो यहां पर हमने भैया कुछ रचना की है, तो यहां पर आ जाएगा रचना। क्या रचना हमने की है कि भैया हमने यहां पर जोड़ा है। ठीक है, किसको जोड़ा है ये बताना होगा हमने। तो हमने जोड़ा है भैया PS, और दूसरा वाला हमारा बिंदु क्या होगा हमारा RS। इन दोनों को हमने यहां पर जोड़ दिया है, जस्ट इतना सा काम हमने किया है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा, जो भी हमारे पास 100 डिग्री वाला कोण है और जो भी यहां पर हमारा कोण है, मान लेते हैं ये कोण हो जाएगा हमारा यहां पर, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा x कोण और 100 डिग्री का कोण ये क्या है भैया हमारे पास PQRS। ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके सभी जो बिंदु हैं वो वृत्त पर दिए गए हैं और इसके
सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी मेरा यहां पर x वाला कोण होगा जमा में मेरे पास जो भी यहां पर जो भी कोण दिया गया है पी क्यू आर, तो यहां पर आ जाएगा कोण पी क्यू आर, इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इसका कारण आपको पता होना चाहिए, कारण यहां पर लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये कारण यहां पर हमने लिख दिया है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है, परीक्षा वाली वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। अब यहां पर क्या करना होगा भाई, हमें जो भी हमारा कोण x है वो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा में जो भी हमारा पी क्यू आर है इसका मान पता है ना आपको 100 डिग्री होता है, तो यहां पर 100 डिग्री रखना है, बराबर में हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। कोण x की बात हम कर रहे हैं तो बराबर में हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। जो भी हमारा यहां पर 100 जमा का है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 100, और जो भी हमारा यहां पर मान है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 80 डिग्री निकल कर आ जाएगा। किसका मान निकल कर आया है, ये जो भी हमारा कोण x है उसका मान, यहां पर जो भी x है इसका मान आ जाता है भैया 80 डिग्री, लिख देते हैं इसको। अब यहां पर जो भी हमारा कोण बना है कौन सी वाली चाप में, दीर्घ चाप में जो भी हमारा कोण बना है ये किसका दुगुना होता है, मतलब इसका दुगना कोण कहां पर बनता है, केंद्र पर बनता है। ये बात आपको पता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो जो भी केंद्र पर बनने वाला कोण है उसको मान लेते हैं यहां पर ये वाला कोण हमारा हो जाएगा भैया y। तो जो भी हमारा यहां पर वृत्त पर कोण बना है और केंद्र पर जो हमारा कोण बना है उसमें संबंध क्या होता है, कई बार आपको बताया गया है, उसी संबंध को यहां पर हमें लिखना है। कोण y हमारा केंद्र पर बनने वाला कोण है, ये दुगना होता है जो भी हमारे वृत्त के किसी भी हिस्से पर बनता हुआ कोण होता है। तो वृत्त के हिस्से पर बनता कोण कौन सा है, x है, तो ये रिलेशन इसमें हो जाएगा, ये संबंध इसमें हो जाएगा। अब कारण लिखेंगे इसका, कारण में यहां पर हमने लिख दिया है केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। तो वृत्त पर हमारा कोण x बनता है, इसका दुगना बनता है भैया केंद्र पर। ठीक है, तो जो भी हमारा यहां पर x है इसका दुगना बनेगा केंद्र पर, तो हम यहां से कोण y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो y बराबर में हमारा 2 आ जाएगा, और कोण x का मान तो हमने यहां पर ज्ञात किया ही है, कितना आया था भाई 80 डिग्री। कोण x के स्थान पर इसको रख देते हैं तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। अब कोण y जो है इसका मान कितना निकल कर आ जाएगा भैया, 80 को 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 160 डिग्री, y का मान यहां पर हमारा निकल जाता है। तो जो भी यहां पर मेरा मान है 160 डिग्री है ना, तो इस 160 डिग्री को यहां पर लिख देते हैं, ये हो जाता है हमारे पास 160 डिग्री। साफ साफ इसको लिख देता हूं मिटो के, ये होता है 160 डिग्री का यहां पर हमारा कोण। हमें ज्ञात कौन सा करना है, हमें ज्ञात करना है भैया OPR। देखो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। इस OPR को ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिभुज लेंगे, कौन सा वाला त्रिभुज, OPR वाला ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं त्रिभुज OPR। इस वाले त्रिभुज में हम बात करते हैं सबसे पहले जो भी हमारी दो भुजाएं हैं, कौन कौन सी भुजाएं भैया, OPOR एक दूसरे के बराबर होंगी। अगर दो भुजाएं त्रिभुज की बराबर हैं तो उसके सम्मुख वाले कोण जो होते हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया जो भी मेरी यहां पर भुजाएं हैं OP है और बराबर हो जाएगी OR के, ये दोनों बराबर क्यों होंगी, क्योंकि दोनों क्या है भाई, त्रिज्या हैं। त्रिज्या यानी कि रेडियस है, और रेडियस वृत्त में बराबर ही होते हैं। अगर यहां पर हमारी दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख वाले कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, ये निष्कर्ष हम यहां पर निकाल सकते हैं। इसके सम्मुख वाले कोण कौन कौन से हैं, तो देखो हम यहां पर जो भी भुजाएं बराबर हैं इसके सम्मुख वाला कोण इधर OPR हो जाएगा, दूसरे वाले का ORP हो जाएगा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया कोण मेरा OPR जो है वो बराबर हो जाएगा कोण ORP के, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कारण यहां पर लिखना होगा, कारण में आ जाएगा बराबर भुजाओं के सम्मुख या फिर सामने वाले जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। आसान सा कारण हमने लिख दिया है, पाठ 7 जो था उसमें हमने ये पढ़ा था। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम इसी त्रिभुज को लेंगे, इसी त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उन सभी को हम जोड़ देते हैं। कौन कौन से कोण हैं भैया, इस वाले त्रिभुज में हमारे पास OPR है, उसके बाद जमा में हमारे पास कोण ORP है, उसके बाद हमारे पास जो भी कोण है, एक कोण हमने यहां पर ज्ञात किया है, ये वाला y कोण ज्ञात किया है, तो यहां पर लिख देता हूं कोण y को जोड़ने पर, तीनों जो भी कोण बनते हैं त्रिभुज के अंदर उन सभी को जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री का हो जाता है। अब यहां पर इसको आगे हल करने के लिए क्या किया जाएगा, जस्ट जो भी मान हमें पता है ना वो रखने हैं। सबसे पहले यहां पर मेरे पास जो भी कोण है OPR, इसको मैं लिख देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोण OPR, उसके बाद जमा का निशान यहां पर लगा लेते हैं,
ORP है और ORP किसके बराबर है, OPR के बराबर है। तो इस वाले ORP की जगह पर ये वाला कोण मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास फिर से OPR, उसके बाद जमा का निशान यहां पर लगा करके कोण Y लिखना होगा मुझे। कोण Y का मान कितना ज्ञात किया है, 160। तो कोण Y के स्थान पर मैं लिख देता हूं भैया 160 डिग्री, और ये बराबर हो जाएगा हमारा यहां पर 180 डिग्री के बराबर। अब इनको हल करना होगा। हल करने के लिए देखो आसान सा तरीका है, OPR दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दो कोण हमारा आ जाएगा यहां पर OPR, उसके बाद बराबर में आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। अब यहां पर हमारे पास 160 डिग्री कैसा है, जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा हमारे पास घटा का 160 डिग्री। इसके बाद जो भी हमारा यहां पर कोण OPR है उसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे, बराबर में 180 में से 160 को घटाएंगे तो आ जाएगा यहां पर 20 डिग्री। अब यहां पर जो हमारा 2 है भैया, इस 2 गुना में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा भाग में। तो भैया 2 भाग में आ जाएगा, 2 से 20 को काट देंगे, कितने पर कटेगा, 10 पर। तो हमारा जो भी कोण हमें OPR ज्ञात करना था उसका मान कितना आ गया, 10 डिग्री आ जाता है। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहां पर दिया गया है आकृति 9.25 में कोण ABC बराबर कितना दिया गया है, 69 डिग्री दिया गया है, और कोण ACB हमें दिया गया है 31 डिग्री का। BDC का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो BDC वाला हमारा ये वाला कोण है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आसान तरीके से क्या करते हैं, जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार चलते हैं। हमें यहां पर ये 31 डिग्री का दिया गया है, ये वाला कोण 69 डिग्री का दिया गया है। हम क्या करते हैं भैया, इस वाले त्रिभुज में 2 कोण हमें पता है, तो A वाला जो हमारा कोण होगा इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो तीनों कोणों को हम जोड़ देते हैं, उस तरीके से ज्ञात यहां पर किया जाएगा। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया जो भी मेरा यहां पर कोण A है उसको मैं लिखता हूं, उसके बाद जमा का निशान लगाता हूं, या फिर जो त्रिभुज मैंने लिया है ना, सबसे पहले उस त्रिभुज को लेंगे। मेरे पास कौन से वाले त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ता हूं मैं, ABC के। तो यहां पर मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC, इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले कोण A आ जाएगा, उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। कोण कौन सा होगा, ABC वाला, ये कोण होगा हमारा अगला। तो यहां पर मैं लिखूंगा कोण ABC, और उसके बाद फिर से जमा का निशान लगा करके ये वाला कोण होगा, इसको हम कहेंगे भैया ACB। तो यहां पर लिखेंगे एंगल ACB। तीनों कोणों को मैंने जोड़ दिया, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोणों को जोड़ देते हैं तो बराबर हो जाता है भैया किसके, 180 डिग्री के बराबर यहां पर हमें लिख देना है। अब यहां पर क्या करना होगा, मान जो भी हमें पता है वो रख दो। हमें पता है भाई यहां पर कोण A जो है उसका मान नहीं पता है, उसके बाद कोण ABC जो हमारा है इसका मान कितना है, 69, और ACB का कितना है भैया, 31। तो एक के स्थान पर यहां पर 69 डिग्री आ जाएगा, जमा में ACB के जगह पर यहां पर 31 डिग्री आ जाएगा, बराबर में हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। कोण A किसके बराबर हो जाएगा भैया, कोण A, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा भैया, यहां पर 100 डिग्री निकलकर आ जाएगा, और बराबर में हमारा 180 डिग्री ऐसा का ऐसा रहेगा। अगर मुझे कोण A का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए बराबर में हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। जो भी हमारा 100 हमने यहां पर निकाला है इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ इसको फेंक देते हैं भैया। यहां पर 100 डिग्री है, दूसरी तरफ घटा का 100 डिग्री यहां पर हो जाएगा। कोण A जो हमारा यहां पर आता है उसका मान कितना आ जाएगा, 180 में से 100 को घटाने पर यहां पर मिल जाएगा हमें यहां पर 80 डिग्री। तो देखो जो भी हमारा ये कोण A है इसका मान कितना आ गया, यहां पर मैं लिख लेता हूं भैया, ये आ जाता है मेरे पास 80 डिग्री। ये मैंने ज्ञात कर लिया है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे भैया, इस वाले कोण को हमें ज्ञात करना है, BDC को। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, जो भी मेरा कोण A है बराबर हो जाएगा कोण BDC के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि भैया एक ही खंड में बनने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यहां पर देखो जो भी हमारा BC है, BC से इस तरफ हमारा कोण A बना है, और इसी खंड में हमारे पास कोण D बना है। तो एक ही खंड में ये दोनों कोण बनते हैं वृत्त के, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। कारण यहां पर लिखेंगे एक ही खंड में कोण बराबर होते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एक ही खंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। यानी कि जो भी हमारा कोण A है उसका मान मैं क्या लिख दूंगा, उसका मान जो भी यहां पर मैंने 80 डिग्री ज्ञात किया है यहां पर लिख देते हैं 80 डिग्री। उसके बाद बराबर में जो भी मेरा यहां पर BDC मुझे ज्ञात करना था
ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो कोण बी डी सी यहां पर मैंने लिख दिया। अब हमें जो ज्ञात करना था उसका मान कितना मिल गया भाई, 80 डिग्री मिल जाता है। आकृति जो हमें दी गई है इसके अंदर भी लिख देते हैं, ये कोण आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है 9.26 आकृति। भैया ये आकृति हमें दी गई है, इस आकृति को बाद में समझेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है, इन चीजों को समझते हैं। तो इसमें है एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ए सी बी डी एक बिंदु ई इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि बी ई सी 130 डिग्री का बनता है, ई सी डी 20 डिग्री का बनता है और बी ए सी हमें ज्ञात करना है। जो भी कोण है, कुछ कोण हमें दिए गए हैं और एक कोण बी ए सी का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। कौन से कोण को ज्ञात करना है, ये वाला है बी ए सी, इस वाले कोण को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस वाले कोण को ज्ञात कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो जो भी हमें यहां पर कोण दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। बीई सी हमें दिया गया है, तो भैया बीई सी ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का दिया गया है, हमें यहां पर 130 डिग्री यहां पर ये दिया गया है। तो भैया ये हो गया हमारा पास 130 डिग्री। इसके अलावा ईसीडी जो है, ठीक है, यहां पर ईसीडी को देखते हैं, ये है ईसीडी, ये कोण दिया गया है भैया 20 डिग्री का। इतनी जानकारी हमें यहां पर दे दी गई है। अब क्या किया जाए भैया, सिंपल सीधी बात क्या होगी, अगर हमारे पास ये वाला कोण 130 डिग्री का है तो ये वाला कोण हम ज्ञात कर लेते हैं, इसको कहेंगे सीई डी कोण। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, देखो हमारे पास जो भी बी डी है ये एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा पर हमारे पास एक एंगल ये बनता है, एक एंगल ये बनता है, दोनों कोणों को हम जोड़ देते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, बीई सी, ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं जो भी मेरा कोण है बीई सी और दूसरे वाला कोण कौन सा होगा भैया, सीई डी वाला होगा। तो यहां पर दोनों को जोड़ देते हैं, यहां पर आ जाएगा मेरे पास सीई डी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर हो जाएगा ये किसके भैया, 180 डिग्री के बराबर। आपको पता है ना, किसी भी सीधी रेखा पर जो भी हमारे कोण बनते हैं वो सभी क्या होते हैं भैया, उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और कारण क्या होगा भैया, ये बनाते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रैखिक युग्म। इस रैखिक युग्म में कोणों का जोड़ जो है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। अब यहां पर जो भी मान हमें पता है उसको हम रखेंगे। तो देखो यहां पर बीईसी का मान हमें पता है, कितना दिया गया है भैया, 130 डिग्री दिया गया है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 130 डिग्री जमा में मेरे पास जो भी कोण यहां पर सीईडी है वो ऐसा का ऐसा लिखूंगा, बराबर में 180 डिग्री यहां पर आ जाएगा। अगर यहां पर मैं सीईडी वाले कोण की बात करूं तो कितने डिग्री का होगा भैया, 180 बराबर में ऐसा का ऐसा रहेगा, 130 यहां पर जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा ये घटा का 130 डिग्री। अगर यहां पर सीईडी की मैं बात कर रहा हूं तो इस कोण का मान कितना निकल कर आएगा, 180 में से 130 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 50 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो कोण है इसका मान यहां पर निकल कर आ गया है भैया 50 डिग्री। अब यहां पर ध्यान देना है हमें एक त्रिभुज पर, हमें बी ए सी ज्ञात करना है। अगर मैं कोण डी को ज्ञात कर लेता हूं ना तो आसानी से मुझे बी ए सी ये वाला कोण भी मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं ए और डी ये दोनों एक ही खंड में बनने वाले कोण है। तो भैया मैं इस डी को ज्ञात कर लेता हूं। इसको ज्ञात करने के लिए मैं त्रिभुज ले लूंगा, सीई डी वाले त्रिभुज के तीनों कोणों को मैं जोड़ देता हूं। तो यहां पर लिखता हूं त्रिभुज सीई डी में, इस वाले त्रिभुज में मुझे क्या करना है, इसके तीनों कोणों को मुझे जोड़ना है। भैया मैं इसको कहूंगा ये वाला सी कोण है, ये वाला मेरा डी कोण है और ये वाला जो भी हमने ज्ञात किया है। ठीक है, एक कोण तो हो जाएगा हमारा यहां पर सीई डी, उसके बाद यहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं जमा में कोण सी और उसके बाद जमा में यहां पर मैं लिख सकता हूं कोण डी। तीनों जो अंदर वाले कोण हैं त्रिभुज के, तीनों को मैंने जोड़ दिया तो बराबर किसके होता है, 180 डिग्री के बराबर ये हो जाता है। अब यहां पर मुझे मान रखने होंगे भैया, जो भी मान मुझे पता है, सीईडी का मान मैंने ज्ञात किया है 50 डिग्री, तो इसके स्थान पर लिख देते हैं 50 डिग्री। उसके बाद कोण सी का मान देखो आकृति में यहां पर देख सकते हो, कोण सी का मान कितना है भैया, 20 डिग्री दिया गया है। उसके बाद जमा में डी जो है वो ऐसा का ऐसा, बराबर में हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। अगर हमें कोण डी यहां पर ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, 50 जमा में 20 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जमा में मेरे पास कोण डी आ जाएगा, बराबर में 180 डिग्री, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। अगर मैं कोण डी का मान ज्ञात करने जाऊंगा तो कितना हो जाएगा भैया, 180 डिग्री। उसके बाद जो भी हमारा 70 कैसा है भाई, जमा का दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का यहां पर
70। 180 में से 70 को घटाएंगे तो कोण डी का मान कितना निकल कर आएगा, 110 डिग्री निकल कर यहां पर आ जाएगा। जो भी हमारा डी वाला ये कोण है इसका मान कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण लाइन में लिखने वाला हूं, इस चीज को समझना, परिचय देखा होगा तो आसानी से इसको आप समझ भी गए होंगे अभी तक। मैं यहां पर लिख देता हूं, जो भी कोण मुझे ज्ञात करना है ना, कोण बी ए सी, ठीक है, तो मैं लिखता हूं कोण बी ए सी जो है वो बराबर हो जाएगा यहां पर कोण डी के बराबर। अब इसका कारण हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, बड़ा सा कारण यहां पर हो जाएगा। चलो छोटा सा ही लिखते हैं, बड़े से की जरूरत हमें नहीं है। तो कारण लिखता हूं, एक ही खंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं, ये कारण आपने लिख देना है। अब हमें जो ज्ञात करना था यहां पर बी ए सी, वो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बराबर में जो हमारा कोण डी है उसका मान हमने कितना ज्ञात किया था, 110 डिग्री। तो जो भी हमें ज्ञात करना था उसका मान कितना आ गया यहां पर, 110 डिग्री यहां पर आ जाता है। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 करना है तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण डी बी सी बराबर 70 डिग्री है, बी ए सी बराबर 30 डिग्री हो तो बी सी डी कोण हमें ज्ञात करना है। पुनः यदि ए बी बराबर बी सी हो तो कोण ई सी डी हमें ज्ञात करना है। दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, कोण बी सी डी ज्ञात करना है और कोण ई सी डी हमें ज्ञात करना है। जो चीजें हमें दी गई हैं वो डी बी सी कोण 70 डिग्री का है और बी ए सी कोण 30 डिग्री का है। तो जानकारी के अनुसार ए बी सी डी हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमने यहां पर एक वृत्त बना लिया और ए बी सी डी यहां पर हमने एक चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण कर लिया है। इनके जो विकर्ण है वो ई बिंदु पर काटते हैं, तो भैया विकर्ण भी बना देते हैं। विकर्ण का मतलब होगा ए से सी को मिलाना और बी से डी को मिलाना। ये एक दूसरे को किस बिंदु पर काटते हैं, ई बिंदु पर काटते हैं। अब जो कोण दिए गए हैं डी बी सी हमें 70 डिग्री का दिया गया है, तो देखो यहां पर हो जाएगा हमारा डी बी सी, ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया भैया, 70 डिग्री का हो गया। इसके बाद बी ए सी जो है वो 30 डिग्री का दिया गया है। बी ए सी वाला कोण कौन सा होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास बी ए सी, ये हो गया हमारा यहां पर 30 डिग्री का। अब हमें जो ज्ञात करना है उस पर आ जाते हैं। बी सी डी कोण हमें ज्ञात करना है, तो बी सी डी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ये पूरा का पूरा कोण ज्ञात करना है। और इसको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, यहां पर मैं लिखता हूं, उसको ध्यान से देखना। जो भी हमारा यहां पर कोण होगा बी ए सी वाला, वो बराबर हो जाएगा हमारा कोण बी डी सी के। ठीक है, कौन कौन से कोण बराबर हैं भैया, बी ए सी वाला कोण जो भी हमारा ये वाला है और बी डी सी वाला जो हमारा ये कोण है, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर क्यों होंगे, क्योंकि भैया एक ही खंड में बनने वाले जो भी कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही कारण यहां पर लिख देना है हमें। एक ही खंड में बनने वाले जो भी कोण हमारा यहां पर है भैया, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा भैया पहला समीकरण। अगर हमारा ये पहला समीकरण हो जाता है तो उसके बाद हमें यहां पर त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लेंगे भैया, बी डी सी वाला त्रिभुज ले लेते हैं। जो कोण हमें ज्ञात करना है वो भी इसमें आता है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं त्रिभुज मैंने लिया है यहां पर बी डी सी त्रिभुज लिया है। तो इस वाले त्रिभुज में मैं क्या करता हूं, जो भी कोण है मेरे पास उन सभी कोणों को जोड़ देता हूं। यहां पर आपको एक बात ध्यान करनी होगी, बी ए सी कितने डिग्री का है, देखो बी ए सी हमारा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो बी डी सी कितने डिग्री का होगा भैया, बी डी सी ये भी हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं इस पे भी यहां पर लिख सकता हूं, ये भी हमारा कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। कारण यहां पर मैंने आपको दे दिया है। अब मैं क्या करूंगा भैया, जो भी मेरा बी डी सी वाला त्रिभुज है इसके तीनों कोणों को जोड़ दूंगा। 70 जमा में 30 जमा में यहां पर हो जाएगा हमारा जो भी कोण बी सी डी है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं भैया 70 डिग्री आ गया पहला कोण, दूसरा कोण आ जाएगा यहां पर 30 डिग्री। उसके बाद इससे अगले वाला जो कोण है वो क्या हो जाएगा हमारा, जो कोण हमें ज्ञात करना है यानी कि बी सी डी वाला आ जाएगा। तो जमा में यहां पर आ जाएगा कोण मेरा बी सी डी बराबर किसके होता है, तीनों कोणों को अगर जोड़ देते हैं किसी भी त्रिभुज के तो वो बराबर होता है 180 डिग्री के। अब 70 जमा में 30 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। जमा में आ जाएगा हमारे पास कोण बी सी डी और बराबर हो जाएगा हमारा ये 180 डिग्री के। अगर मैं यहां पर कोण बी सी डी का मान ज्ञात करता हूं तो बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। सो यहां पर मेरे पास जमा का है, दूसरी तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा घटा का यहां पर 100 डिग्री। अगर बी सी डी हमें ज्ञात करना था तो उसका मान कितना आ गया भाई, ये आ जाता है हमारे पास 180 में से 100 को घटाने पर 80 डिग्री। ठीक है,
जो भी हमारा कोण BCD है इसका मान आ गया हमारे पास 80 डिग्री। ये कोण तो हमने ज्ञात कर लिया, एक उत्तर तो हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा हमें ECD भी ज्ञात करना है और इसके लिए कंडीशन क्या है कि AB और BC एक दूसरे के बराबर हैं। AB हमारी ये वाली लाइन होती है और BC हमारी ये वाली लाइन होती है। तो जो भी हमारी ये रेखाएं हैं भैया ये एक दूसरे के बराबर हमें दी गई हैं। और आपको पता है अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ले लेता हूं पहले तब बताऊंगा आपको। जो भी मेरा त्रिभुज यहाँ पर है BAC या फिर ABC वाला त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस वाले त्रिभुज को मैं लेता हूं। त्रिभुज ABC की मैं बात कर रहा हूं। ABC वाले त्रिभुज में मेरे पास क्या है भैया, AB और BC वाली जो भुजाएं हैं ये एक दूसरे के बराबर हैं। मैं इस तरह से लिख सकता हूं AB बराबर हो BC के, ये मुझे दिया गया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में ये दिया गया है। जो दो भुजाएं मेरी एक दूसरे के बराबर हैं तो इसी त्रिभुज में जो भी भुजाएं बराबर हैं उनके सम्मुख वाले कोण जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। कौन कौन से कोण होते हैं इनके सामने, तो BAC होता है और BCA होता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास, यहां पर कोण कौन सा है, BAC है और ये बराबर हो जाएगा किसके, कोण जो भी मेरा यहाँ पर BCA है। इसका कारण हमें यहाँ पर लिखना होगा, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं, ये कारण हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इससे अगला काम क्या करना होगा भैया, जो भी हमारा यहाँ पर है ABC, इसके तीनों कोण जो होते हैं ना इनको जोड़ देते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले काम यहाँ पर देखो आपने क्या करना है, जो भी हमारा BAC और BCA है भैया ये दोनों कोण हमारे क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। तो ये वाला कितना हो गया, यहाँ पर 30 डिग्री का हो गया। अब मुझे ज्ञात क्या करना है भैया, ECD ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। और ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मैं एक रेखा लगा लेता हूं। ध्यान से यहाँ पर आपको समझना है चीजों को। जो भी मेरा यहाँ पर कोण है BCD, ठीक है, BCD का मान कितना निकाला है मैंने, 80 डिग्री निकाला है। और BCD को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको दो तरह से लिख सकता हूं, ECB लिख सकता हूं और यहां पर आ जाएगा मेरे पास ECD लिख सकता हूं। ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, BCEB मैं इसको लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिखना चाहूं कि भैया BCA। ठीक है, ये वाला कोण ही हमारा रहेगा। चलो इस तरह से लिख लेते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पर BCE है, तो यहाँ पर मैंने कोण लिखा है कोण BCE, इसमें मैं जोड़ देता हूं। कौन सा कोण जोड़ता हूं भैया, यहां पर आ जाएगा मेरे पास ECD, ये वाला कोण जोड़ता हूं। तो यहां पर आएगा मेरे पास ECD, तो इनका जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, इनका जोड़ करने पर देखो भैया ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, दोनों को मैंने जोड़ा तो ये पूरा का पूरा कोण बन जाएगा। पूरा कोण कौन सा बनता है, BCD बनता है। और BCD का मान हमें पता है ना, तो बराबर में यहां पर पहले BCD ही लिख लेते हैं, मान अगले वाले उसमें पुट करेंगे। अब इसमें से हमें कुछ कोण की वैल्यू भी पता होगी। BCE की वैल्यू देखो हमारे पास BCE जो कोण है, ये वाला जो कोण है इसका मान कितना है भैया, 30 डिग्री। तो इसके स्थान पर मैंने लिख दिया 30 डिग्री, प्लस में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर ECD वाला कोण, बराबर में मेरे पास जो BCD है भैया इसका मान यहाँ पर हमने ज्ञात किया था 80 डिग्री, तो यहाँ पर 80 डिग्री आ जाएगा। कोण जो मुझे ज्ञात करना है ECD, इसका मान कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा हमारे पास। जो भी 80 डिग्री है उसके बाद 30 डिग्री जमा का है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का 30 डिग्री। यानी कि जो भी मेरा कोण यहाँ पर है ECD, इसका मान कितना आ गया, 80 में से 30 को घटाने पर कितना मिलेगा मुझे, 50 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 6 है उसमें दो कोण हमें ज्ञात करने थे, पहला यहां पर ज्ञात किया, दूसरा यहां पर हमने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ जाता है भैया। इस क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। भैया हमें एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त बना लेते हैं और वृत्त के अंदर हम यहाँ पर एक चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर चतुर्भुज का निर्माण कर लिया है। किस तरह का ये होगा भैया, ये होगा यहाँ पर चक्रीय, यानी कि इसके जो भी बिंदु होंगे ना ये सारे के सारे बिंदु किस पर आएंगे, इस वृत्त पर आएंगे। तो इसका नामकरण कर लेते हैं भैया। नामकरण में हमारे पास यहाँ पर A आ जाता है, B आ जाता है, उसके बाद C आ जाता है और D आ जाता है। अब हमें क्या करना होगा, अगला काम, जो भी इसके विकर्ण हैं भैया, विकर्ण यानी कि जो भी हम AC और DB को जोड़ेंगे तो विकर्ण बनते हैं। जो भी इसके विकर्ण हैं वो व्यास हैं इस वृत्त के, व्यास यानी कि डायामीटर हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं भैया, A से C को जोड़ देते हैं और B से यहां पर D को जोड़ देते हैं। जो भी हमें यहां पर चीजें हैं
वो दी गई हैं कि जो भी व्यास है, और आपको व्यास के बारे में पता है ना, व्यास क्या करता है, जो भी हमारा वृत्त है उसके केंद्र से होकर गुजरता है, यानी कि ये वाला हमारा ओ बिंदु हो जाएगा। अब यहां पर हमें ध्यान देना है, तो यहां पर देखो बिल्कुल सिंपल बात होगी। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, ए सी जो हमारा यहां पर है, AC क्या है भैया, हमारा ये व्यास है, और जो भी हमारा ये चतुर्भुज है इसका विकर्ण भी है। हमें सिद्ध करना है कि जो भी हमारा यहाँ पर ABCD ये चक्रीय चतुर्भुज बना है ये एक आयत है, और आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, आयत का गुण क्या होता है कि इसके सभी के सभी जो कोण हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया तो आसानी से ये आयत इसको कहा जा सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे AC को, ठीक है, यहां पर हमारा जो AC है इसको लेंगे। AC क्या है, AC व्यास है, तो यहां पर लिखेंगे ये हमारा यहां पर व्यास है। व्यास क्या करता है, जो भी वृत्त होता है उसको दो बराबर हिस्सों में वो बांट देता है। अगर व्यास वृत्त का जिसको दो हिस्सों में बांटता है तो एक तरफ, ठीक है, इस तरफ आधा वृत्त होगा, इस तरफ आधा वृत्त होगा, और इस तरफ भी आधा वृत्त होगा। आपको मैंने क्या बताया था, अर्धवृत्त में बनने वाला जो भी कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो भैया जो भी मेरा AC है इस तरफ ये अर्धवृत्त बना है, तो यहां पर जो कोण बनेगा इसको मैं कहूंगा कोण B, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। बिल्कुल इसी तरह से AC के इस तरफ भी अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, यहां पर हमारे पास कोण D बना है, ये कोण D भी अर्धवृत्त में बना है, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का। तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं कि भैया कोण B जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के, और कोण D जो है वो भी हो जाएगा बराबर 90 डिग्री के। इसका कारण यहां पर लिखते हैं, कारण हो जाएगा अर्धवृत्त में 90 डिग्री का कोण होता है। तो भैया जो भी हमारा कोण B और कोण D है ये दोनों कितने कितने डिग्री के हो गए, 90-90 डिग्री के ये हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, जो हमारा BD है ना इसको व्यास ले लेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भैया BD जो है ये भी हमारा क्या हो गया, व्यास हो जाता है। तो ये हमारा व्यास है। अब व्यास जो होगा उस व्यास क्या करता है भाई, वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। आधा वृत्त इस तरफ होगा यानी कि अर्धवृत्त, यहां पर कोण बनता है C, और इसी तरह से जो भी हमारा ये BD व्यास है इस तरफ भी आधा वृत्त होगा, और इस तरफ हमारा है कोण A। अर्धवृत्त में बनने वाला जो भी हमारा यहां पर कोण A है वो भी 90 डिग्री का होगा, और जो भी हमारा कोण C है वो भी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का। कारण क्या होगा भैया, जो कारण हमने यहां पर लिख रखा है वही कारण हमें दोबारा से यहां पर लिख देना है। तो भैया जस्ट इसी को कॉपी करके यहां पर लिख देना है, अर्धवृत्त में 90 डिग्री का कोण होता है, ये कारण हमारा हो गया। अब यहां पर एक चीज समझ सकते हो कि जो भी हमारा यहां पर कोण A है वो कितना आया, 90 डिग्री आया। इसी के बाद हमारा जो कोण B है भैया वो भी हमारा कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। जो कोण C हमारा है वो भी 90 डिग्री आता है। उसके बाद जो हमारा कोण D है वो भी बराबर आ जाता है 90 डिग्री के। जो भी हमारा ये चक्रीय चतुर्भुज ABCD है इसके सभी कोण क्या हो जाते हैं भैया, 90-90-90 डिग्री के हो जाते हैं। अगर कोई भी ऐसा चतुर्भुज है जो 90 डिग्री जिसके सभी के सभी एंगल्स हैं, सभी के सभी कोण हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो होता है हमारा यहां पर ABCD, ये हो जाएगा हमारा एक आयत। तो इस तरह से हमें लिख देना है ABCD आयत होगा। यही हमें सिद्ध करना था कि जो भी हमारा यहां पर चतुर्भुज बनता है, चक्रीय चतुर्भुज, अगर उसके विकर्ण व्यास होते हैं तो वो एक आयत होगा। सिद्ध हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ जाता है। इसमें है यदि एक समलंब के असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। भैया हमें एक समलंब दिया गया है, उसकी असमांतर भुजाएं जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सम्मुख भुजाओं का योग जो होता है, जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, उसको चक्रीय कहा जाता है। भागिक परिचय में मैंने आपको बताया था। तो यही क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, इसके लिए हमें क्या करना होगा, खुद से यहां पर हमें ड्रॉ करना होगा। ये हमारा क्या हो गया है, एक समलंब हमने यहां पर बना लिया है। इसका नामकरण करेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारे पास ABCD, ये हमारा समलंब हमने बना लिया है। जो भी हमने ये समलंब बनाया है ये हमें एक तरह से दिया गया है, ठीक है। जानकारी हमारे अनुसार क्या क्या हमें दिया गया है, तो भैया जो भी हमारा यहां पर है ABCD ये हमारा दिया गया है, और ये क्या है भैया, समलंब है, ठीक है। ये हमें दिया गया है। इस समलंब में जो समांतर भुजाएं हैं वो कौन सी हो जाएंगी, AB और DC समांतर भुजाएं होती हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास AB समांतर हो जाएगा
सी डी। इसके अलावा हमें क्या कहा गया है कि जो असमांतर भुजाएं हैं ना वो बराबर हैं भैया। ए डी और बी सी ये असमांतर भुजाएं हैं तो ये एक दूसरे के बराबर होंगी। अगर बराबर हैं तो इन पे इस तरह से दो दो निशान लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ए डी और बी सी एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये हमें दिया गया है। इसी तरह से भैया ए सी बराबर हो जाएगा, सॉरी ए डी होगा हमारा यहां पर, ये हो जाएगा हमारा ए डी बराबर हो जाएगा ये बी सी के। इतना तो हमें दिया गया है। अब हमें करना क्या है, इसको चक्रीय सिद्ध करने के लिए उसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। भैया रचना कर लेते हैं। देखो रचना जो है ना वो यहां पर पीले वाले पेन से करेंगे। मैं यहां पर एक रचना कर लेता हूं इस तरह से, ठीक है। मैंने ये जो रचना की है इसके बारे में समझो। जो भी ये रचना की है मान लेते हैं यहां पर हमारा ई बिंदु होगा, इसका नामकरण कर देंगे, ये ई बिंदु होगा। जो भी यहां पर मैंने ये रचना की है बी ई, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं भाई मैंने रचना की है बी ई की, और ये बी ई जो है ना ये समांतर हो जाएगा मेरा भैया ए डी के, ठीक है। ये क्या हुआ भैया, ए डी के समांतर हो गया। अब यहां पर देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारी समांतर हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी हमारी समांतर हैं, तो ए बी ई डी हमारा क्या बन जाता है भैया, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा ना। तो यही चीज हम यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, सिंपल चीज होगी हमारी कि भैया ए डी और बी ई ये एक दूसरे के समांतर है। तो मैं इस तरह से लिखूंगा भैया ए डी यहां पर समांतर है मेरा बी ई के। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी ये वाली रेखा है ए बी और डी सी समांतर है, तो भैया ए बी और डी सी का छोटा सा हिस्सा डी ई ये भी एक दूसरे के समांतर होंगे। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि भैया ए बी ये समांतर हो जाएगा यहां पर डी ई के। आप यहां पर देख सकते हो जो भी ये सम्मुख भुजाएं हैं ए डी और बी ई, ए बी और डी ई, ये सम्मुख भुजाएं जो है ये एक दूसरे के समांतर हैं। और ये कब होता है, ये होता है समांतर चतुर्भुज में। तो मैं यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी ये मेरा बनेगा ए बी ई डी ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। जो भी हमारा ये समांतर चतुर्भुज हो गया है इसका कारण तो यहां पर हमने दे दिया है, इसीलिए ये समांतर चतुर्भुज है। और आपको पता है ना समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ए डी और बी ई एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर लिख लेते हैं भैया ए डी बराबर हो जाएगा यहां पर बी ई के। इसका कारण आपको दे दूं यहां पर, चलो लिख देते हैं यहां पर समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये दोनों जो है ना समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं भैया, एक दूसरे के बराबर भी होती हैं और एक दूसरे के समांतर भी वे होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हम क्या कर सकते हैं भैया, एक चीज हमें जो दी गई है उसको लिख लेते हैं भैया ए डी बराबर बी सी है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया ए डी बराबर हो जाएगा हमारा यहां पर बी सी के। ये कहां से आया, ये तो हमें दिया ही गया है, ठीक है, यहां से उठाया गया है हमने इसको। देखो ए डी बराबर बी सी ये दिया गया है, इसको हमने यहां पर लिख लिया है। अब यहां पर जो भी हमारे पास ये दो चीजें हैं भैया ए डी के बराबर बी ही है, ए डी के बराबर बी सी है, तो जो भी ये दोनों ए डी के ही बराबर हैं तो आपस में भी ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये निष्कर्ष यहां पर निकाला जा सकता है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया बी ई बराबर हो जाएगा हमारा यहां पर बी सी के। अब यहां पर देखो जो भी हमारा ये बी ई है और बी सी है ये एक दूसरे के बराबर हो गया। अगर इस पर दो निशान लगे हुए हैं तो भैया इस पर भी मैं दो निशान इस तरह से लगा सकता हूं। अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरा ये त्रिभुज है ना बी ई सी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं त्रिभुज, यहां पर मुझे इस्तेमाल करना है कौन से वाला भैया, बी ई सी वाले त्रिभुज का इस्तेमाल किया जाएगा। बी ई सी में हमारी कौन कौन सी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, बी ई और बी सी ये एक दूसरे के बराबर है ना। तो ये आ जाएगा भैया बी ई बराबर हो जाएगा यहां पर बी सी के। अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख जो बनने वाले कोण हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। सिंपल सा ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोण 1 होगा, ये हमारा कोण 2 होगा। अगर हमारे पास ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाला कोण 1 और कोण 2 ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया कोण 1 जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा कोण 2 के। इसका कारण हमें लिखना पड़ेगा, कारण हो जाएगा समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो भी हमारे यहां पर समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में, इसीलिए कोण 1 और कोण 2 एक दूसरे के बराबर यहां पर हो जाते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं यहां पर इधर कोण जो है ना ये वाला जो है ना ये कोण 4 होगा,
और इधर जो कोण है इधर मान लेते हैं ये कोण हमारा 3 होगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं उसको समझो। ए बी ई डी ये हमारा क्या है भैया, ए बी ई डी ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 जो हैं ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इस तरह से मैं लिख लूंगा, कोण 3 बराबर में हो जाएगा हमारा कोण 4 के, और इसका भी कारण हमें लिखना पड़ेगा। कारण क्या हो जाएगा भैया, ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं इसीलिए एक दूसरे के बराबर हैं। अब यहां पर हमारे पास जो भी ये वाला समीकरण है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। भी दोनों समीकरणों का इस्तेमाल हम करने वाले हैं आगे यहां पर। अब एक सिंपल चीज यहां पर मैं आपको बोलता हूं कि अगर कोण 2 और 4 को मैं जोड़ता हूं, ठीक है, मेरे पास कोण 2 है कोण 4 है, तो इनको मैं जोड़ लेता हूं भैया। कोण 2 जमा में हो जाएगा मेरे पास कोण 4, अगर दोनों को जोड़ता हूं तो कितना होगा इनका जोड़, 180 डिग्री। और क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बनाते हैं भैया, रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। रैखिक युग्म जो होता है हमारा उसका जोड़ कितना होता है भैया, हमेशा होता है 180 डिग्री के बराबर। देखो एक सीधी लाइन पर हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण बनता है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो होता है 180 डिग्री के बराबर। अब यहां पर एक बात मुझे बताओ, कोण जो 2 है हमारा वो किसके बराबर है भैया, कोण 2 हमारा कोण 1 के बराबर है। तो 2 के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, कोण 1 लिख सकता हूं, क्योंकि भैया दोनों बराबर ही तो हैं, तो इसीलिए 2 के स्थान पर मैंने 1 लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से जो मेरा 4 है वो किसके बराबर है भैया, 3 के बराबर है। तो यहां पर जो भी कोण 4 आता है उसके स्थान पर मैं लिख देता हूं कोण, यहां पर 4 की बजाय 3 लिख देता हूं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए मैंने 4 के स्थान पर 3 लिख दिया। बराबर हो जाएगा मेरा भैया 180 डिग्री के। अब अगर मेरे पास कोण 1 और कोण 3 जो है इनका जोड़ मेरे पास 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो जो आकृति हमने बनाई है इसको बहुत ध्यान से देखो। देखो ए बी सी डी हमारा क्या है भैया, ये एक समलम है, ठीक है। ये जो समलम हमारा है इसमें हमारे पास कोण नंबर 3 और कोण नंबर 1 जो है इनको जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाता है। अगर हमारे पास सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो जो भी हमारा समलम है वो क्या हो जाएगा भैया, चक्रीय हो जाएगा। शुरुआत में ही मैंने बताया था सम्मुख कोणों का योग अगर होता है 180 डिग्री के बराबर तो वो चक्रीय हो जाता है। तो एक लाइन यहां पर हमें लिख देनी है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। जो भी कोण नंबर 3 और कोण नंबर 1 है ये सम्मुख कोण है, इनका योग यानी कि जोड़ 180 डिग्री के बराबर आता है, तो हम क्या कहेंगे, अतः ABCD हमारा चक्रीय है। यही हमें क्वेश्चन नंबर 8 में सिद्ध करना था, सिद्ध हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आकृति हमें दी गई है ना, ये एक तरह से उलझी हुई आकृति है। अगर हम इसको सुलझा लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 को समझा जा सकता है, हल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया क्या गया है एग्जैक्टली वो समझ लेते हैं। इसमें है दो वृत्त दो बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। भैया हमारे पास एक ये वाला बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। देख सकते हो ये B और C बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों के दोनों वृत्त। B से जाने वाले दो रेखाखंड हैं ABD। जो भी हमारा ये B बिंदु है इससे जाने वाले दो रेखाखंड हैं। पहला कौन सा है, ABD है। तो देखो ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये D बिंदु है। रेखाखंड कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला रेखाखंड ABD से होकर गुजरता है। इसके अलावा PQB भी है। तो देखो P बिंदु ये रहा, B बिंदु, Q बिंदु, और ये यहां पर आपको दिखेगा PBQ। ये दो रेखाखंड हैं जो B बिंदु से होकर गुजरते हैं। हमें यहां पर कहा गया है वृत्त को ADPQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। वृत्त पर जो भी ये रेखाखंड है ना, ये कहां कहां पर खींचे गए हैं, इन पे बिंदु दिए गए हैं भाई। जो भी A है यहां पर D है, इस तरह से ABD बना दिया है। ये P बिंदु है, ये B बिंदु है, ये Q है, तो इस तरह से PBQ बना दिया गया है। हमें करना क्या है, सिद्ध करना है कि जो भी ACP और QCD है ये दो कोण जो हमारे हैं, कोण ACP और कोण QCD, ये एक दूसरे के बराबर हैं। कौन कौन से कोणों की बात होती है पहले इनको देख लेते हैं। ACP की बात करता है, तो देखो ACP जो भी हमारा ये वाला कोण है इसको हमें बराबर करना है किसके भैया, QCD के। तो देखो QCD इधर हमारा कोण बनता है। इन दोनों कोणों को बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले यहां पर चीजें जो लिखता हूं ना उनको ध्यान से समझते जाना। मैं यहां पर लिख लेता हूं कि जो भी मेरा यहां पर होगा भैया ACP, ये बराबर हो जाएगा हमारा यहां पर भैया किसके, ABP के। अब ये इन कोणों को यहां पर आपने देखना है कहां पर है ये एग्जैक्टली कोण। देखो एक सिंपल चीज यहां पर समझो, अगर मैं AP को यहां पर जोड़ देता हूं तो एक यहां पर मेरा खंड बनेगा, ठीक है। ये वाला जो खंड है इसमें मेरे पास ये ACP वाला कोण बनता है। दूसरा जो खंड बनेगा इसी AP को जोड़ने पर
वो यहां पर आपको दिखेगा ABP वाला कोण दिखेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ACP और ABP जो भी हमारे ये दो कोण हैं ये एक ही खंड में बनते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कारण भी हमें यहां पर लिखना पड़ेगा, कारण हो जाएगा एक खंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूं, देखो ACP हमारा ये वाला कोण बना है, बिल्कुल इसी तरह से ABP जो हमारा है ये वाला कोण, दोनों हमारे इसी वृत्त के इसी खंड में बन रहे हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर पहला। अब दूसरी चीज यहां पर आप ध्यान से देखना, जो हमारा कोण ABP है, लिखता हूं यहां पर मैं, कोण ABP जो है वो बराबर हो जाएगा मेरे कोण DBQ के। कौन से कोण के भैया? DBQ के ये बराबर होगा। ध्यान से देखो इन कोणों को आकृति में, ABP तो हमारा यही कोण होगा। ठीक है, ये वाला जो मैंने यहां पर बनाया है। उसके बाद DBQ कोण की हम बात करते हैं, ये इधर बनेगा। हमारे पास यहां पर क्या है, AD और PQ हमारी रेखा है, तो भैया इधर जो कोण बनेगा और इधर जो कोण बनेगा ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कारण में क्या लिखना पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और कारण में आ जाएगा यहां पर शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा भैया समीकरण नंबर दूसरा। अब बात करेंगे तीसरे समीकरण की। तीसरे समीकरण के लिए यहां पर मैं लिखता हूं कि जो भी मेरा कोण होगा DBQ, ठीक है, कोण DBQ बराबर हो जाएगा भैया मेरा कोण QCD के। इसको ध्यान से समझना कौन से कोणों की मैं बात कर रहा हूं। देखो DBQ तो आपको पता है ना, ये वाला कोण होगा हमारा DBQ, ये वाला कोण जो बराबर है QCD के बराबर है। तो देखो ये है QCD। अब ये दो कोण बराबर कैसे होंगे? अगर मैं यहां पर D से Q को जोड़ देता हूं तो देखो DBQ हमारा ये खंड में बनता है, इसी वृत्त की जो दीर्घ चाप है उसमें बनता है, और जो हमारा यहां पर QCD है ये भी क्या है, इसी खंड में बनने वाला है। ये दोनों हमारे कोण जो हैं वो एक ही खंड में बनते हैं, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो कारण यहां पर आ जाएगा, एक खंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भैया ये दोनों कोण एक ही खंड में बनते हैं, इसी खंड में बन रहे हैं, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा यहां पर समीकरण नंबर तीसरा। हमने 3 समीकरण बना लिए। अब इन 3 समीकरणों से निष्कर्ष क्या निकलता है उस चीज पर आ जाते हैं। देखो सबसे पहला क्या था भैया, कोण ACP था। ठीक है, जो भी हमारा पहला समीकरण है ना, इसको ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लेते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहां पर हमारे पास था ACP जो है वो बराबर आ गया था कोण ABP के, ये पहला निष्कर्ष हमने निकाला था। ठीक है, अब जो हमारा ABP है, यहां पर भी आप देखोगे ABP है, और ये किसके बराबर है भाई, DBQ के बराबर है। तो इसके बराबर में मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कोण DBQ यहां पर आ जाएगा। ध्यान से देखो फिर से, ACP और ABP एक दूसरे के बराबर आ गए। ABP किसके बराबर आता है, DBQ के बराबर आ जाता है, तो ABP के बराबर में मैंने ये DBQ भी लिख दिया है। अगर देखोगे ध्यान से तो ये हमारा एक तरह से दूसरा समीकरण आ जाता है। इसके बाद DBQ जो है उसको देखो, तीसरे वाले समीकरण में हमारे पास DBQ है, ये किसके बराबर है, QCD के बराबर है। तो DBQ के बराबर क्या हो जाएगा मेरा, QCD हो जाएगा। ये निष्कर्ष हम निकालते हैं कहां से भैया, जो भी हमारा पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण निकल कर आता है। तो इसके सामने यहां पर कारण लिख देंगे, पहला, दूसरा और तीसरे से हमने ये निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे से हमारा ये आया है। अब क्या करना होगा हमें कौन से दो कोण थे जिनको बराबर करना था, ACP और QCD। देखो यहां पर ACP है, यहां पर QCD है, भैया ये चारों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ACP और QCD ये भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख देता हूं भैया, ACP जो है वो बराबर हो जाएगा कोण QCD के। ठीक है, अतः ACP बराबर हो गया QCD के। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इन्हीं दोनों कोणों को बराबर करना था, कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए। तो देखो सिंपल चीज जो दी गई है ना, वही हमें सबसे पहले कर लेनी चाहिए। हमें क्या करना है, जो त्रिभुज होता है ना भैया, हमें त्रिभुज का निर्माण करना है। तो हमने यहां पर एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया है। ये हमारे पास एक त्रिभुज हो जाता है, इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B और ये हो गया हमारा C। अब आप कहोगे भैया त्रिभुज तो आपने बना दिया, ठीक है भाई, त्रिभुज हमने बना लिया। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को हमने क्या मानना है, व्यास मानना है, यानी कि डायमीटर मानना है। तो भैया AC और AB को मैं व्यास मान लेता हूं और दो वृत्त का निर्माण कर देता हूं। AC को मैंने यहां पर व्यास मानकर इस वाले वृत्त का निर्माण कर दिया।
बिल्कुल इसी तरह से जो मेरा यहाँ पर ए बी है, इसको व्यास मानकर इस वाले वृत्त का निर्माण यहाँ पर मैंने कर दिया है। ठीक है, सिंपल चीज जो हमें बोली गई थी वो हमने कर दी। तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों को प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होगा। जो भी वृत्त हमारे ये दोनों है भैया, ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, एक तो हमारा ये वाला प्रतिच्छेद बिंदु है, इसके अलावा एक दूसरे को यहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि जहां पर भी ये वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु कहां पर होगा, तीसरी भुजा पर होगा। किसकी तीसरी भुजा पर? त्रिभुज की तीसरी भुजा, यानी कि जो भी हमारी बी सी लाइन है इस पर ये बिंदु होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये मान लेते हैं कि जो भी हमारे ये वृत्त हैं एक दूसरे को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा ए डी है इसको मैं मिला देता हूं। ठीक है, ए से डी की मैंने रचना कर दी। तो हमें सबसे पहले बात करेंगे यहां पर जो भी हमें दिया गया है उसकी। हमें क्या क्या दिया गया है वो यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। दो वृत्त हैं जिनका व्यास ए बी और ए सी है, ये हमें दिया गया है। शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। अब हमें कुछ रचना भी हमने की है तो भैया उसको भी लिख देते हैं। तो रचना हमने क्या की है, जस्ट रचना में हमने क्या किया, यहां पर ए से डी को मिलाया है। तो यहां पर लिख देना है हमें, हमने जोड़ना है। ठीक है, जोड़ा है हमने किसको, ए डी को हमने यहां पर जोड़ दिया है। इसके बाद हल की बात करते हैं भैया। सबसे पहले एक बात यहां पर हमें समझनी पड़ेगी कि जो भी मेरा यहां पर ए डी है ये एक व्यास है, और व्यास अगर ये है तो इस तरफ जो वृत्त बन रहा है ये किस तरह का वृत्त होगा भाई, अर्धवृत्त होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त में जो भी हमारा यहां पर कोण बनेगा, ठीक है, ये वाला कोण बनता है बी डी, इसको मैं कौन सा कोण कहूंगा, ए डी बी बोल देते हैं। ठीक है, ये मेरा कौन सा कोण बन रहा है, ए डी बी है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं जो भी कोण होगा मेरा यहां पर ए डी बी वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, 90 डिग्री के। कारण इसका लिखेंगे लेकिन अभी उसके लिए रुक जाओ। बिल्कुल इसी तरह से जो मेरा दूसरा वाला वृत्त है इसमें क्या है भाई, ए सी एक यहां पर व्यास है, और ये व्यास है तो ये क्या हो जाएगा भाई, अर्धवृत्त हो जाएगा। इसी अर्धवृत्त में ए डी सी जो है यहां पर जो कोण बनेगा, अर्धवृत्त में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर जो कोण है भैया ए डी सी ये हो जाएगा 90 डिग्री का। तो इस तरह से लिखेंगे भैया ए डी सी जो है ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का। दोनों हमारे अर्धवृत्त में बनने वाले कोण हैं तो कारण इकट्ठा ही लिख देते हैं ना। अर्धवृत्त में बनने वाले कोण 90 डिग्री के होते हैं। सिंपल सा कारण यहां पर हमने लिख दिया। अब हमने जो कारण लिखा है भैया इसमें ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। समीकरण तो हमें बनाने पड़ेंगे। अब हमें करना क्या है भैया, पहले और दूसरे समीकरण को हमें जोड़ना है। ठीक है, पहला जमा में दूसरा समीकरण हमें करना है। तो देखो जो भी हमारा ए डी बी और ए डी सी है इनको जोड़ देते हैं इस तरफ। तो यहां पर आ जाएगा कोण हमारा यहां पर ए डी बी, उसके बाद जमा का निशान लगा करके यहां पर आ जाएगा कोण ए डी सी। दोनों को हमने जोड़ दिया, बराबर का निशान लगा लो भैया। इस तरफ वाली चीजें जोड़ के यहां पर हमने लिख दी। बिल्कुल इसी तरह से भैया इस तरफ 90 जमा में 90 है तो इसको भी जोड़ देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 90 डिग्री, जमा में फिर से आ जाएगा यहां पर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जमा में 90 डिग्री हमने कर दिया। अब ध्यान देना है यहां पर इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ए डी बी और ए डी सी आकृति में देखो, ए डी बी जो हमारा कोण है, ठीक है, ये वाला हमारा कोण होगा, और ए डी सी जो है ये हमारा कोण होगा। अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ देता हूं तो मेरे यहां पर क्या बन जाता है, बी डी सी एक सीधी लाइन बन जाती है ना। बिल्कुल, तो यहां पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी मेरे ये दोनों कोण हैं भैया, ये दोनों कोण बनते हैं। तो ये दोनों कोण किस तरह से बने हैं, ये एक रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा रैखिक युग्म ये भी समझो। तो यहां पर आ जाएगा भैया मेरे पास ए डी बी, उसके बाद जमा में आ जाएगा कोण मेरे पास ए डी सी बराबर में 90 जमा 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और कभी भी दो कोण जो सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर बने हो उनका जोड़ अगर 90 डिग्री हो तो वो क्या करते हैं, सॉरी उनका जोड़ अगर 180 डिग्री हो तो वो क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो एक लाइन यहां पर हमें लिखनी होगी कि जो भी हमारा कोण है यहां पर ए डी बी, और दूसरा वाला जो हमारा कोण है यहां पर कोण हमारा ए डी सी, ये क्या करते हैं भैया, रैखिक युग्म बनाते हैं। तो इस तरह से लिख दो, रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म कब होता है, जब कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो भैया रैखिक युग्म हो गया हमारा। इसके बाद लिख देंगे अतः बी डी सी एक रेखा है। भैया ये अगर रैखिक युग्म है तो बी डी सी हमारी एक सीधी रेखा हो जाएगी। अगर रेखा है तो डी वाला बिंदु कहां पर आ रहा है भैया,
इसी रेखा पर आता है तो हम कहेंगे, और डी जो बिंदु हमारा है वो बीसी पर ही आता है। यही हमें सिद्ध करना था कि जो भी हमारा बिंदु होगा, ठीक है, जो भी प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु होगा वृत्त का, वो तीसरी भुजा पर आता है। और तीसरी भुजा कौन सी है भाई? त्रिभुज की तीसरी भुजा है बीसी, जो डी बिंदु है वो इसी पर आता है। सिद्ध हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है उभयनिष्ठ कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी हैं। सिद्ध कीजिए सी ए डी और सी बी डी ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। यहां पर समकोण की बात की गई है भाई। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री कोण वाला त्रिभुज जो है वो ए बी सी और ए डी सी है। अब यहां पर चालाकी हमें करनी पड़ेगी। हम दो त्रिभुजों का निर्माण करेंगे और इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कर्ण यानी कि ए सी जो भुजा है वो दोनों में आती है। देखो इसमें भी ए सी आता है और इसमें भी ए सी आता है, यानी कि दोनों त्रिभुजों में ये ए सी वाली भुजा आएगी, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो इनको ड्रॉ किस तरह से किया जाएगा, रचना किस तरह से की जाएगी, सबसे पहले तो इसी चीज को समझ लो। देखो मैं यहां पर कुछ कुछ कर रहा हूं, ये आपकी समझ में आएगा। तो रचना हमें कुछ इस तरह से करनी है भाई। यहां पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा यहां पर एक त्रिभुज है वो मैंने बना दिया, ठीक है। इसी तरह से एक और त्रिभुज में बना देता हूं। तो चलो ये त्रिभुज बना दिया मैंने। अब इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। ये उल्टा नहीं बनेगा भाई, मिटो के दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। उल्टा बनाना है इस तरह से। एक त्रिभुज हमने यहां पर सीधा बना लिया, एक त्रिभुज यहां पर हमने उल्टा बना लिया है। अब यहां पर जो हमारे ये दो त्रिभुज बने हैं इनमें कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है भैया, ए सी है। तो देखो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, और दोनों में एक भुजा यहां पर ए और सी जो है ये दोनों में आती है। तो इस वाली भुजा को हम ए सी कहेंगे। ये ऊपर वाले में भी आती है और नीचे वाले में भी आती है। अब यहां पर समकोण की बात की गई है भैया। ये हो गया हमारा ए सी, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका बी नाम रख देते हैं, नीचे वाले को डी नाम रख देते हैं। हमारे पास है ए बी सी वाला त्रिभुज बन गया, ए डी सी वाला हमारे पास त्रिभुज बन गया। अब यहां पर कोण 90 डिग्री का कहां पर बनेगा ये समझना पड़ेगा। तो देखो भाई यहां पर जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें यहां पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं चतुर्भुज ए बी सी डी में। तो यहां पर हमारे पास ए बी सी डी ये एक तरह से क्या बन गया है, चतुर्भुज बन गया है। और इसमें कोण बी हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं भैया कोण बी बराबर में हो जाएगा ये 90 डिग्री के। ये एक तरह से हमें दिया गया है, हमें बोला गया है ना कि समकोण त्रिभुज है। तो भैया ये वाले जो हमारे कोण हैं, तो ये वाला जो हमारा कोण है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। समकोण त्रिभुज हमें दिया गया है। इसी तरह से भैया ये वाला जो कोण है वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। तो कोण डी बराबर ये भी हम लिख लेते हैं 90 डिग्री के। ये दोनों का कारण क्या हो जाएगा, ये हमें दिया गया है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो दिया है कारण में यहां पर हम लिख देंगे। ये हमारा पहला समीकरण हुआ, ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। अब इन दोनों समीकरणों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा भैया, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया भैया, पहले समीकरण को जोड़ दिया दूसरे समीकरण में। तो हमारे पास क्या मिलेगा, कोण बी और कोण डी को हमें जोड़ना है। तो यहां पर कोण बी जमा में आ जाएगा हमारे पास कोण डी बराबर किसके हो जाएगा भाई, इस तरफ वालों को जोड़ दो, 90 जमा में 90, ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के। अब यहां पर आप क्लियरली एक चीज देख सकते हो कि जो भी हमारा यहां पर चतुर्भुज ए बी सी डी बना था, इसके जो सम्मुख कोण हमारे हैं भैया, सम्मुख कोण क्या है, ये सम्मुख कोण जो है उनका योग 180 डिग्री होता है। और सम्मुख कोण जो होते हैं उनका योग अगर 180 डिग्री हो जाता है तो जो भी हमारा चतुर्भुज होता है वो क्या हो जाएगा, अगर सम्मुख कोण एक दूसरे के जोड़ने पर 180 आ जाए तो वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर, यानी कि अतः यहां पर हमारे पास जो भी है ए बी सी डी, ये वाला जो हमारा ए बी सी डी है चतुर्भुज, ये हो जाएगा चक्रीय। चक्रीय हो गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर जो भी कोण है ना सी ए डी और सी बी डी, आप कहोगे भैया देखो सी ए डी जो हमारा कोण है, ठीक है, इसका निशान लगा लेते हैं। सी ए डी वाला जो हमारा कोण है और सी बी डी वाला जो हमारा कोण है, तो सी बी डी हमारा कौन सा होगा, सी बी डी हमें करना पड़ेगा। तो बी से डी को हमें यहां पर जोड़ना पड़ेगा। बी से डी की तरफ मैंने रेखा खींच दी। जो भी हमारे ये दोनों कोण बनते हैं पीले वाले, इनको हमें बराबर करना है। अब ध्यान आप दो यहां पर, बहुत ज्यादा ध्यान से, आकृति में ही देख लो, आसानी से ये हो जाएगा। देखो जो भी हमारी यहां पर ये सी डी है,
ये सी डी है और सी डी से हमारे पास यहां पर एक तो ये कोण बनता है इस वाले खंड में, बिल्कुल इसी तरह से भैया ये वाला सी डी है और इसी खंड में हमारे पास ये दूसरा वाला कोण भी बन जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो भी दो कोण मुझे बराबर करने हैं उनके बारे में इस तरह से लिख सकता हूं, कोण सी ए डी जो है वो बराबर हो जाएगा कोण सी बी डी के। किस तरह से बराबर होंगे भैया, क्योंकि भैया अगर मैं सी डी को यहां पर जीवा लेता हूं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एक ही खंड में बनने वाले कोण हैं। देखो इसी खंड में ये दोनों कोण बन रहे हैं तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे, कारण में लिख देंगे। एक ही खंड में बनने वाले ये कोण हैं और एक ही खंड में जो भी कोण बनते हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो भैया ये दो कोण बराबर हो गए, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 आखिरी प्रश्न आ जाता है प्रश्नावली 9.3 का। इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। अगर हमें कोई भी चक्रीय समांतर चतुर्भुज दिया गया है तो वो एक आयत होता है, ये हमें सिद्ध करना है। अगर चक्रीय है तो उसके लिए क्या होगा भाई, वो एक वृत्त के अंदर होगा। तो हम एक वृत्त का यहां पर निर्माण कर लेते हैं और वृत्त का रंग जो है वो हमें नीला कर देना है। ठीक है, वैसे जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। यहां पर हमने एक वृत्त का निर्माण कर लिया है, इसके अंदर एक समांतर चतुर्भुज भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहां पर बना दिया है भैया समांतर चतुर्भुज, और इसके जो भी आप यहां पर देख सकते हो इसका नामकरण कर देते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए बिंदु, ये हो जाएगा बी, सी और डी बिंदु। आप यहां पर देख सकते हो इसके सभी के सभी बिंदु जो हैं वो वृत्त पर हैं, यानी कि ये चक्रीय होगा। चक्रीय समांतर चतुर्भुज हमारा हो गया। ये हमें सिद्ध करना है कि ये एक आयत है। आयत में क्या होता है भैया, जो भी कोण होते हैं ना वो सभी के सभी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए क्या किया जाए, सबसे पहले तो जो दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। उसके यहां पर हम लिखेंगे हमें क्या दिया गया है। यहां पर मैं लिख लेता हूं ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है हमारा। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पर सिद्ध जो करना है उसके बारे में यहां पर मैं लिख देता हूं। जो भी हमारा ये ए बी सी डी है ये एक आयत है। ठीक है, ए बी सी डी आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है। सबसे पहली बात मैं ये करता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर ए और सी है भैया, इसका क्या करूं मैं, अगर ये चक्रीय है तो भाई इसके सम्मुख कोणों को हम जोड़े तो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि भैया कोण ए जमा में हमारे पास कोण सी बराबर हो जाएगा यहां पर 180 डिग्री के। बिल्कुल इसी तरह से एक चीज और लिख देता हूं यहां पर मैं कि जो भी मेरा कोण ए होगा बराबर हो जाएगा वो कोण सी के। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कोण ए और कोण सी एक दूसरे के बराबर। भैया अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, अगर ये चक्रीय हमारा है तो भैया दोनों को जोड़ने पर उसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका कारण लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और उनका योग होता है 180 डिग्री। भाग एक परिचय में मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज हमने क्या की, क्योंकि कोण ए और कोण सी एक दूसरे के बराबर है, इसका कारण भी हमें लिखना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज के कोण बराबर होते हैं। आप यहां पर देखो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, बीच में यहां पर सम्मुख भी आपने लिख देना है। ठीक है, तो जो भी समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पाठ 8 में आपको यह बताया गया था। तो दो चीजें यहां पर हमने की और उनके कारण भी यहां पर लिख दिए हैं। अब यहां पर एक सिंपल चीज हम करते हैं। अगर यहां पर मैं लिखता हूं कि कोण ए जमा में कोण सी बराबर हो जाएगा भैया ये 180 डिग्री के। ठीक है, ये वाला जो समीकरण है ऐसा का ऐसा मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं कि भैया कोण ए जमा में कोण सी किसके बराबर है भैया, ए के बराबर है। तो इस वाले कोण सी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कोण ए लिख सकता हूं ना। तो आ जाएगा कोण ए बराबर में आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री। कोण ए जमा कोण ए करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 कोण ए बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना निकल कर आएगा मुझे बताओ। कोण ए का मान यहां पर आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, और जो भी हमारा यहां पर 2 है ये इस तरफ भेजने पर हो जाएगा भाग में 2 से मैं काट दूंगा 180 को, तो ये कटेगा 90 पर। यानी कि जो भी मेरा यहां पर कोण ए है वो किसके बराबर हो गया भाई, 90 डिग्री के बराबर आ जाता है। इसके अलावा एक चीज यहां पर हमें पता है कि कोण ए और कोण सी एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ए 90 डिग्री का है तो सी कितने का होगा भाई, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो कोण सी बराबर में ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। अब यहां पर कोण ए और कोण सी को देखो भैया, ये वाला कोण हमारा ए है तो इसका यहां पर जितने भी आया है कोण ए 90 डिग्री का आया है, लिख देते हैं। कोण सी भी हमारा 90 डिग्री का आया है, इसको भी लिख देते हैं। अब यहां पर मैं बताने वाला हूं जो लाइन, उसको ध्यान से सुनना। कोई भी हमारे पास समांतर चतुर्भुज होता है
और उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये सम्मुख कोण जो हैं दोनों के दोनों 90 डिग्री के आ जाएं तो वो समांतर चतुर्भुज हमारा कैसा होता है भैया, वो एक आयत होता है। इसी चीज को हमें यहाँ पर लिखना है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण 90-90 डिग्री के हैं, ठीक है। दोनों सम्मुख कोण कितने कितने डिग्री के आ गए हैं भाई, 90-90 डिग्री के आ गए हैं। तो हम कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोण 90-90 डिग्री के होते हैं तो वो एक आयत होता है। तो यहां पर लिख देंगे अतः ABCD हमारा एक आयत है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 12 में सिद्ध कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। इसी क्वेश्चन नंबर 12 के साथ प्रश्नावली 9.3 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा 12 के 12 क्वेश्चन जो भी आपको कराए गए हैं सभी के सभी आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। अपनी कक्षा में पढ़ने वाले जो भी साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। और जो भी नए विद्यार्थी आए हैं MKR क्लास 9th वाले चैनल पर हिंदी माध्यम में गणित और विज्ञान पूरा का पूरा आपको कवर कराया जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा पाठ 9 वृत्त में जो भी हमारी वीडियोज हैं भैया, परिचय वाली वीडियो है, प्रश्नावली 9.1, 9.2 और 9.3, ये सारी वीडियो आपको करा दी गई हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में दी गई है। इन सभी को देखना, पाठ को कंप्लीट करना, वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली एजुकेशनल वीडियो में।